का बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत कुंज में और हमारे साथ मौजूद हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK चोपड़ा जी। आज हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो समस्याएं हो रही हैं आखिर उनकी वजह क्या है और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी सर, आपके साथ जो क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या कुछ नहीं है, देखिए जी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं और आपको पता ही है कि मैं कस्टम का SSV रिटायर्ड हूँ, उनकी फेडरेशन में भी रहा हूँ, सेंट्रल कॉन्फेडरेशन में भी रहा हूँ। तो ये रेगुलर जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश आज़ाद होने के बाद भी 73 साल के बाद हम लोग ऐसे गुलामों की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे को लूटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है खुलेआम होता है यहाँ पे, और सरकारी तंत्र जो है, जैसे पुलिस वाले हैं, MCD वाले हैं, यही लोग करवाते हैं सब। अभी देखो, आप बिहार में मर्डर हो गया है तो आप कैसे सोच रहे को पकड़ा जाए? कोई नहीं पकड़ा जाएगा, वो सब बिहार उन्हीं के लोग ही करवाते हैं। असल में क्या होता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये है नियम। और जो सरकार में सत्ता में लोग होते हैं वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि भाई जो है हमारे होते हुए ये आदमी ऐसा बोल जाए, ऐसा बोल जाए। तो ये शुरू से चलता आ रहा है, पर जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कल एक आप नौकरी देते हो, किसी अच्छी ऐसी नौकरी जैसे दे दी आपने, तो फिर वो उसको कहा जाता है भाई आप निष्ठा शपथ दें कि आप संविधान की निष्ठा में काम करेंगे। जब वो काम करता है तो आप उसको गोली मार देते हो। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली हम लोग क्या चाह रहे हैं। जी सर, आपने भी पार्टी का एक पोस्टर बना रखा है और उस पर लिखा है जो मूलभूत अधिकार संविधान ने दिए हैं वो कहाँ हैं। तो उन अधिकारों को आप किससे जोड़ रहे हैं और कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं? मैं फंडामेंटल रिजर्व की बात कर रहा हूँ, जो संविधान ने हम सबको मूलभूत अधिकार दिए उनकी बात कर रहा हूँ, जो 7 हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू लिव तो होना ही चाहिए ना। वो 7 अधिकार भी आप छीन लोगे तो बाकी बचा क्या फिर उसके बाद? वो तो रोबोट की तरह धक्का मारा, इधर से इधर मारा, इधर से इधर मारा, तो दायित्व जीरो हो गया उस इंसान की। हाँ, तो इसलिए संविधान के जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उन्हीं का हनन हो रहा है, उन्हीं की सेल हो रही है, उन्हीं के लिए सारी सरकारी तंत्र जो है लगा है कि इसको कितने पैसे में अधिकार दिए जाएं, ना दिए जाएं, कितना अधिकार दिया जाए, क्या कर सकते हैं हम, कैसे हर इंडिविजुअल को लूटा जाए। जी सर, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपका हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन उसमें हायरिंग नहीं हो रही है, क्या है पूरी बात? बात ये जी, मैंने इन पर्सन केस लगाया है हाई कोर्ट में कि मेरे को छत रिपेयर नहीं करने दी जा रही। पुलिस वाले खड़े होकर धमकाते हैं मेरे को, झूठे केस 4 MLC हो चुकी है मेरे ऊपर, पर एक भी बार उन्होंने कोई केस नहीं बनाया है। कल भी इन्होंने कहा जी वो घटिया सा 323 और 506 का मुकदमा बनाया, पर उसमें कोई अरेस्ट नहीं होता, ना ही उसमें कोर्ट में गया जाता है। आप ही को कोर्ट में जाना है, सब जगह आप ही को जाना है। तो वो मुझे कह रहे हैं जी मैंने इतनी कंप्लेंट कर दी, उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, कंप्लेंट ने सब फाड़ के उन्होंने फेंक रखी हैं। तो वो एंटरटेन RTA में पूछा, उसने जवाब उल्टे से दे रहे हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी आते हैं। और कल आपको पता हाई कोर्ट में राहुल मेहरा खुद अपीयर हुए हैं हमारे केस में, और उन्होंने वहाँ का बहुत एलिगेशन लगाए मेरे पे कि ये ऐसा है, ये 156 में जाए, फलाने में जाए। जब कोर्ट में रेमेडी अवेलेबल है तो मेरे को रेमेडी क्यों नहीं देना चाह रहे? क्यों वो अपोज कर रही है सरकार? मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? मैं भी SSC रहा हूँ कस्टम डिपार्टमेंट, जैसे आपको बता रहा था, वर्ल्ड चैम्पियन रहा हूँ चेस का, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, देश सेवा करता हूँ, खुलेआम जो आता है मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ। फिर भी मेरे को क्यों तंग करे? वो कह रहे हैं हेल्प मत करो किसी की, अगर आप हेल्प कर दोगे तो हमें फाइनेंशियल लॉस हो जाता है उसमें। हाँ, हमें वो रिश्वत देगा तो हमारा काम चलेगा। मैं MCD जाता हूँ, 2-2 घंटे बैठा रहता था, उन्होंने अब अंदर जाना ही मेरा बंद करवा दिया। MCD में पब्लिक हियरिंग में नहीं जा सकता, 12 से 1 उनका टाइम होता है। वो कहते हैं हम आप अंदर नहीं आने देंगे, आप आते हो अंदर हमारी वीडियो बना लेते हो, हमारे खिलाफ ये कर देते हो, वो कर देते हो। मतलब भ्रष्टाचार खुले। हमारे एरिया का कौंसलर जो है उसको CBI उठा के देगी 10 लाख रुपये रिश्वत देते हुए, और उसके खिलाफ मैंने RTA लगाई। अब 31 तारीख से मेरे को चक्कर कटा रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, पैसे भी कल दिया है मैं। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद इंटरेस्टेड है, उसका नाम है भूषण कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे को मिल चुका है। 25,000 रुपये रिश्वत मांग चुके हैं इसके छत पे रिपेयर करने के और ऊपर बनाने के लिए। तो लीगल है जो रेमेडी, वो मेरे को नहीं देना चाहता। उनकी फ़ीस है 450 रुपये पर स्क्वायर मीटर की, वो मैं देने को तैयार हूँ, जो ऑफिशियल फ़ीस है। रिश्वत किस बात की? मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको तनख्वाह किस लिए मिलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। 10,000 रुपये मेरे से पुलिस वाले ने मांगे हैं कि भाई 10,000 दोगे तब तुम्हारी FIR बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाता, मत बनाओ। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले सुबह भी 9 बजे फ़ोन करता है मेरे को, दिन में भी फ़ोन करता है, यहाँ जा रहा हूँ अभी आ जाओ थाने में, तुम जानते नहीं मैं सरकारी अफसर हूँ, कैसे कर दूंगा, क्या नहीं कर सकता मैं। तो इस तरह बिहेव करते हैं, उनको बात करनी नहीं आती। मेरी उम्र 68 साल हो गई है, 40 साल मैंने सरकार की नौकरी में बिताए हैं और सरकार के लिए पूरे मैंने काम किए, जो भी कानून वगैरह थे सब बनवाए मैंने खुद। छठा पे कमीशन मैंने बनवाया,
मुझे नहीं समझ आ रही चाहते क्या हैं लोग, यहाँ देश कैसे चलेगा? इंडिविजुअल को हरास क्यों कर रहे हैं? देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ अभी पता है आपको टेम्पू स्टैंड है, कल मैं डीसीपी को मिल के आया हूँ, ये टेम्पू स्टैंड इलीगल बना हुआ, हटाओ इसको। नहीं हटाएंगे। 40,000 रिश्वत मिल रही है उसमें, खुलेआम लगे हुए। डीसीपी जो है उसका वहाँ बैठते हैं शेख सराय में, उनको मिल के आया हूँ कल। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि चक्कर ये हो गया है कि हम पता नहीं कितने लालची, कितने ग्रीडी हो गए हैं। कैसा देश चला रहे हैं हम, क्या करेंगे इतने पैसे का? मुझे ये नहीं समझ। मोदी साहब के खाते में जाता होगा ना सारा पैसा। कहाँ जाता है ये पैसा जो रिश्वत दी जाती है? कोई ना कहीं तो आंसरेबल है ना। अब तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, पहले स्टेट गवर्नमेंट का सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी, उसकी जेल में बैठा था वो। अब वो बाहर आकर खुद होम मिनिस्टर बन गया। अब उसको कौन पकड़ेगा अगर वो क्राइम करा रहा? तो ये अपने में देखने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। मिनिमम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो सब हर नागरिक को मिलने ही चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब सरकार फेल हो चुकी है। अभी आपने देखा किसान मूवमेंट चल रही है, उसमें आप देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाई थी, तो तब भी यही हुआ था लोकपाल बिल के टाइम में कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना दी, फलानी कमेटी करके बस गुल्लू गेरा कर दिया, कुछ हुआ नहीं उसमें भी। तो अब यहाँ भी यही होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई, वही 4-5 लोग बनाए गए हैं जो उनके खास चमचे हैं, उन्हीं के नाम आए हैं कि वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कानून बनाया। तो वो यही कहेंगे गवर्नमेंट ने अच्छा कानून बनाया। अब होगा क्या? कोई भी उस कमेटी के सामने जाएगा नहीं, बाद में कमेटी रिपोर्ट दे देगी भाई कोई कंप्लेंट नहीं है इसलिए इसको लागू कर दिया जाए। तो ये ऐसे ही होने वाला है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर बिल पास कर दिए हैं तो वो वापस नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। अब ये लोग चाहते हैं 100% वापस हो जाए, तो ये इनका भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो आप अमेंडमेंट में कुछ भी लिखवा दो, ये थोड़ी है आप बात तो करोगे ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था अभी तक। और बताएं जी हाँ सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी कृषि बिल कानून को लेकर, और आपने भी बोला है कि जो है रोक लगेगी, ये वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकार जो है एक अपनी जिद पे बैठे हुए हैं कि वापस ही लेंगी सरकार, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? अरे अभी आप देखना, थोड़े दिन बाद उनको मार पीट के भगा देंगे ये लोग। आपको पता नहीं है, ये सिस्टम होता है, तरीका होता है कि अब थोड़े लोग रह जाएंगे, बारिश हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। तो ये सिस्टम यही होता है इनका। पहले भी आपको पता है शायद रेल मंत्रालय में केजरीवाल खुद जाके बैठ गया था, तो उसको 21 तारीख को या 22 जनवरी को उठा दिया गया था कि जी अभी 26 जनवरी की परेड चली है यहाँ से। तो ऐसे इनको भी भगा दिया जाए। तो कह रहे हैं हम परेड करेंगे, वो बैन ऑलरेडी कर दी गई है कि हम 26 जनवरी की कोई आप परेड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप देखें, समस्या ये नहीं है, मुझे लग रहा है समस्या कांग्रेस और बीजेपी की है। मेन समस्या जो वो मुद्दे हैं वो तो है ही। मुद्दों में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, सरकार भी मान जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वेलफेयर स्टेट है, कोई ये लूट की स्टेट नहीं है। पर वो यही रहा है कि लूट की स्टेट बनी हुई है, जैसे हालात चल रहे हैं। अभी आर्मी वालों की उन्होंने तनख्वाह पेंशन आदि कर दी है, सुना मैंने, और उनकी जो दोबारा रिअपॉइंटमेंट के ऊपर बैन टैग लगा दिया है। तो ये भी सब जो है ना, अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। अगर फैसिलिटी आप नहीं देते तो विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? जो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें इंप्रूवमेंट होती है हमेशा। ये थोड़ी होता है कि उसमें कहेंगे आप और नीचे चले जाओ। जी सर, आपने अपने पोस्ट पे एक सवाल किया है, क्या यह गृह मंत्री भारत सरकार में लूटने की नीति है? इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मैं ये बताइए ना कि होम मिनिस्ट्री में इनकम किस बात की होती है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, उसकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो होम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता आदमी? होम मिनिस्टर बनना ही चाहता है, किसी की ज़मीन अलाट करा दी। आपको पता नहीं शायद, मैं यहाँ पे ओम विहार एक जगह है, वहाँ पे मैं रहा हूँ 84 राइट्स में। लोगों जो मर गए उनकी प्लॉटों पे लोगों ने कब्जे कर लिए। 1/3 पैसे थाने में दे दो और आप प्लॉट पे कब्जा कर दो। तो ये एक नियम बना हुआ प्रॉपर्टी में कि आप 1/3 पैसे किसी की भी प्रॉपर्टी कब्जा कर लो, 1/3 पैसे हमें दे दो। उसके बाद जो आप लड़कियां उठाने का धंधा खुलेआम चल रहा है। शाम को 3000 मंत्रियों को लड़कियों को वहाँ से ला के देंगे। तो यहाँ खुलेआम धंधा चल रहा है। 2 करोड़ में लड़की बिकती है। मेरी लड़की उठाने के लिए लगे हुए हैं। कथूरिया साहब रहते हैं नीचे, वो भी पीछे भाग चुके हैं। मेरे को भी कह चुके हैं यहाँ रहने देंगे आपको। तो ये सिस्टम बन गया यहाँ पे कि गुंडा राज है। ये बाद में लोग आए, पहले 3 लोग थे यहाँ पे। 36 नंबर में बच्चे चोरी करके छुपाए जाते हैं। 2003 में 15 अगस्त को यहाँ मीटिंग हुई, तो उसकी मैंने सारे की कारों की फोटो नंबर देके ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो वो तीनों लोग चले गए। फिर अब ये 3 नए लोग आए हैं, ये जो मेरे पीछे पड़ गए। अब ये छोड़ते नहीं मेरे को। इनके साथ पुलिस देखा गया आपकी सोसाइटी में, आपके जो ही सोसाइटी के जो लोग हैं उनको दिक्कत होती रहती है आपसे। आप जो भी काम करते हैं उसमें आड़ा लगा देते हैं या कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने खड़ी कर देते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने ये पार्क में छतरी बनवाई है, ये पटरी मैंने अभी बनाई है, पत्थर पहाड़ थे बहुत सारे,
पहाड़ सारे निकलवा के मैंने पत्थर लगवाए, इस रोड को काट दिया गया था, 3 महीने तक काउंसलर बनने नहीं दे रहा था, मैंने जा खड़े होकर बनवाई है। बाहर अभी आप जहाँ लाल बत्ती से आए वहाँ सामने देखिए, अभी रोड बनवाए अपने ब्लॉक के रॉन्ग साइड से कि अंदर घर आ सकें। अभी लाल बत्ती कल भी बात हुई है कि 4 वाली बत्ती यहाँ लगाई जाए, हमारे लिए गाड़ी रुकनी चाहिए, हम अपने घर जा सकें। तो उसके लिए कल भी मैंने ट्रैफिक पुलिस से बात की है। उसके बाद मैंने जो अपना क्या नाम है DCP से कल मिल के आया हूँ मैं कि ये जो है अपना अंधेरिया मोड़ पे जो टेम्पो स्टैंड है इसको शिफ्ट किया जाए, ओवरलोडेड हो गया, सारा लोग रोड पे खड़े होते हैं। अब टेम्पो स्टैंड तो भरा रहता है और जो नया आदमी आता है वो रोड पे खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, आदमी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अब एज के साथ जैसे आप हैं या हम लोग हैं, एज के साथ हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत बदल रही है हमको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। पहले हम माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर अकेले रहने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वक्त बदल गया तो चीज़ें बदल जाएंगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, तो उनको खुली जगह में जाना चाहिए। और उनको मैंने जगह दिखाई दी है, सामने मस्जिद है, मस्जिद के साथ मंदिर है, दोनों के नीचे जगह अभी भी खाली पड़ी है। वहाँ पहले वो गडेरिए रहते थे, तो वो जा चुके हैं यहाँ पे कोरोना के चक्कर में, तो वो जगह खाली है, तो वही वहाँ जाके बैठ जाएँ। वो कह रहे नहीं हमको लिखित में, अरे यहाँ जो खड़े हो यहाँ लिखित में खड़े हो आप, यहाँ भी जबरदस्ती खड़े हो तो वहाँ भी जबरदस्ती खड़े रहो, जब तक आपको और कोई अच्छी अल्टरनेट नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। लोगों के राइट्स जो MP MLA बन जाते हैं वो ये मान के चलते हैं कि हमारे ब्लॉक में 20 लाख वोटर हैं, 50 लाख लोग रहते हैं, तो मेरे को 50 लाख लोग अगर रोज़ 1 रुपया भी दें तो रोज़ 50 लाख रुपये बन जाएंगे मेरे। तो वो इस तरह सोचते हैं। वो ये नहीं 1.5 लाख की जो सैलरी मिली MP साहब को उसमें वो सोचे कि हाँ जी मेरी सैलरी बहुत है, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी को तंग करने की। वो नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं लूट लो इनको, पता नहीं इस पैसे को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितनी इंडस्ट्री खरीदना। होते हैं 8वीं फेल और बन जाते हैं गलती से MP, तो पूरा देश लूटने की बात करने लग जाते हैं। और फिर वो हम लोग जो वोटर हैं वो भी इतने समझदार नहीं है कि भाई हम वोट उस आदमी को दें जो लोकल अच्छा आदमी है। कोई मोदी आके यहाँ काम थोड़ी करेगा। मोदी देखो वाराणसी को चमका दिया, क्योंकि वहाँ का MP यहाँ का MP थोड़ी है वो, तो वो अपने एरिया को चमकाएगा, उसको अपने वोटर से इंटरेस्ट है। यहाँ का जो MP है वो देखे, खुद अपने आप देखे, जो भी देखे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम लोग जो हैं सत्ता में इसलिए आते हैं कि हम लूट खसोट करें, क्योंकि पहले अंग्रेज करते रहे हैं। पहले नेहरू जी के टाइम में ये शुरू हो गया था ऐसे, क्योंकि नेहरू जी खुद अप्रोची थे, उनको गांधी जी ने कह दिया हाँ बना दो इसको प्राइम मिनिस्टर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने एक ने भी उनको वोट नहीं दिया था। तो आप समझें कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी सिस्टम में पैदा हुआ है। हमारी जो जनरेशन पैदा हुई आज़ादी की जो हुआ है वो भी भ्रष्टाचार के बेस पे चल रहा है। तो तभी से ये आदत है, कभी तो सुधार होना चाहिए ना उस सिस्टम में। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको अब सिस्टम में सुधार करना चाहिए और अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ अच्छे लोगों को जान से मार दिया जाता है। जो कहता है मैं अच्छा काम, अभी थोड़े दिन में आपको मेरी खबर मिल जाएगी कि मुझे मरवा दिया किसी ने, घर से भगा दिया, पुलिस खड़े होकर यहाँ तंग करेगी, मेरी लड़की उठा के ले गए। ये सब होने वाला है मेरे साथ भी। आप भी देखिए इस टाइम को, मैं भी देख रहा हूँ, कब होगा ये देखना है। अभी आस्ते आस्ते मेरी छत पे कब्जा हो रहा है, वहाँ दीवार बना ली, पीछे दीवार बना ली, अब कह रही ये सड़क भी मेरी हो गई है। तो आस्ते आस्ते कब्जा हो रहा है। अब ये लड़ाई आर पार की होने वाली है। मेरे भी 1 लाख लोग हैं मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं, तो उन सबको मैसेज किया जाएगा टाइम पे जब आएगा। अभी हम इतने जल्दी नहीं करते थे। हम देख रहे हैं कि क्या पुलिस क्या कर रही है, NCD क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है। हाई कोर्ट में हमने रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी है कि वो हमारे को दोबारा सुना जाए, अगर पहले नहीं सुना गया। आप देखते हैं क्या होता है। सर अभी आपने कुछ टाइम दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस वाले जो छाप नहीं रहे, हाँ, वो ये कह रहे हैं जी आपने अमित शाह का नाम लिख दिया इसलिए हम नहीं छापेंगे। अमित शाह मतलब कौन है? इंडियन नहीं है, एक नागरिक नहीं है, मंत्री है, उसमें दो राय थोड़ी। पर उसकी जुरिडिक्शन में अगर गलत काम हो रहा है तो उसको कौन बताएगा क्या गलत काम हो रहा है? हमें ही को आवाज़ उठानी है। NGO तो है। हम कल भी राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट में भी बताया कि DK चोपड़ा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार मूलक महासंघ के NGO चला रहे हैं, तो वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं, कोर्ट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। जब NGO चला रहे हैं तो हमारा काम है देश को बताना कि इस टाइम में क्या हो रहा है। अगर वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है अच्छी बात है। जो भी देखिए ऐसा होता है, जो हो जाता है उसके आगे चला जाता है। पहले हमारी छोटी छोटी सड़कें होती थी दिल्ली में, गलियों के बाहर लोग नालियों में लैट्रिन करते थे, शौचालय नए बन गए हैं, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो हो रही है वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रही है उस पर चर्चा हो रही है। नहीं जो हो रहा है वो करेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। हर आदमी यहाँ करेक्टर को बेच के और अपना पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल के किसी भी तरह से पैसे मिल जाए किसी बात के भी, मतलब दूसरों को मैं तंग करूँ और कमाऊँ। आपके अंदर दम नहीं है कि आप कमा सको अपने आप। मेहनत करो ना, क्या दिक्कत है? किसान मेहनत करता है खेत में, 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद उसकी फसल बिकती है, फिर उसको पैसे मिलते हैं। तो आप क्यों नहीं मेहनत करना? हमारी तो सोच में है कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊँ। रातों रात कौन अमीर बना? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो इसलिए हमको देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो हमें, मैं हर बार कहता हूँ कि हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब बंद करने चाहिए। आखिरी 1 करोड़ लोग जो हैं
आखिरी 1 करोड़, मतलब 130 करोड़, 129 करोड़ से 130 करोड़ में जो 1 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को ही रोज़गार दिया जाए और उनसे उनका BPL कार्ड ले लिया जाए, चाहे वो किसी कास्ट से है या नहीं है। कास्ट सिस्टम ये सरकार ने करवा रखा है। हर आदमी खुशी को कहता है मैं शुरू का मतलब मुझे बेनिफिट दो सबसे पहले, ये कहना चाह रहा है वो शुरू का कोई कहने बंद हो जाएगा लोग। आपको शायद पता नहीं है, पीछे एक बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने अपना सरनेम लिखना बंद कर दिया था। एक बार ऐसा भी चला था जन कि TV में, रेडियो में, पब्लिक में भी लोग कहते थे सरनेम नहीं बताते, मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, बस दिनेश कुमार। तो सारे लोग ऐसे करते थे। तो वो भी एक टाइम आया था जब सरनेम खत्म हो गया था, पर ये सरनेम को दोबारा जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कोटा सिस्टम लगा रखा है। कोटा सिस्टम 100% बंद होना चाहिए और वो चला भी 10-15 साल के लिए था। 70 साल बाद ही हमारा भी कोटा नहीं खत्म हो रहा है। तो जो भी है आखिरी लोगों के ये कोटा होना चाहिए। आखिरी जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनको आप देखिए एक परिवार के 10 IAS बन गए हैं, शुरू का डॉक्टर बन जाएंगे। आप बताओ डॉक्टर जो है अगर उसके 100% नंबर नहीं आए और 30% नंबर कम आए, 70% नंबर आए, 30% जो नंबर कम आए उसके हो सकता है उसी सब्जेक्ट में आया जिसमें वो पेशेंट आया, तो वो पेशेंट का क्या होगा बेचारे का? आप सोचो ना इस बारे में। तो हमें 100% परफेक्शन चाहिए। जब तक परफेक्ट लोग नहीं, अब ये आपकी वायरस जो डिजीज़ इन्होंने इमरजेंसी डिजीज़ का नाम दिया इसको, इमरजेंसी वायरस है ये। इमरजेंसी मतलब ये 100% परफेक्ट नहीं है, 60% है, 70% है। और अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो तो देखा जाएगा, जब लगेगा कि महामारी और ना फैल जाए, क्योंकि ये हर एक को लगा रहे हैं। बचने का उपाय है ना ये, तो बचने के बाद में और कहीं ना फंसे। इस जंजाल में कोई नया वायरस निकला है, कोई नई बीमारी निकला है, ये तो कह रहे हैं परफेक्ट है, सारे उन्हें सर्टिफिकेट दे दिए हैं। आपको पता है सर्टिफिकेट जैसे ही मिलते हैं। मोदी साहब खुद गए तीनों उनमें एक ही दिन में, उसके बाद तीनों ने वायरस वो निकाल दी, वैक्सीनेशन निकाल दिया। तो ये आप समझें कि हम कैसे कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है, ये जो आप वैक्सीन वाला, ये बहुत बड़ा बिजनेस होना, कम से कम भी इसमें 10-12 हज़ार करोड़ रुपये इंडिया कमाएगा। जय हिंद, जय भारत।